हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक। तो यूपी बोर्ड क्लास 12 अध्याय फर्स्ट चल रहा है, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक हो गया है, लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट हो रहा है। तो नया बैच शुरू हो गया है। आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर लो, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक। तो कल हमने आपको कहाँ तक बताया था? पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। ठीक। थर्ड वाले कंडीशंस पे, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल। ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए देखते हैं आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश कितना होता है। ठीक। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई 3D कंडीशंस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, सबसे पहले क्या करो, इसका जो है डायमेंशन बना देते हैं। ठीक। तो क्या हो गया, पहले हम इसका एक्सेस के लेते हैं। ये हमारी हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस और ये हो गई जेड एक्सेस। ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा एक्स, ये हो गया वाई। ठीक। अब यहाँ पे कोई 3D पार्टिकल्स है, ये हो गई। ठीक। 3D पार्टिकल्स ऐसे बना देते हैं, ये है ना, ये हो गया, इसको यहाँ ऐसे। ठीक। और इसको क्या किया जा रहा है, आवेशित कर दिया जाता है। तो इस पर आवेश होती है, एक समान रूप से क्या होती है, वितरित हो जाती है। तो इस पे जो आवेश है वो कितना है, अल्पांश आवेश डी क्यू है। कितना है, अल्पांश आवेश डी क्यू हो गया। ठीक। अब यहाँ पे ये आपका हो गया और ये पॉइंट हो गया ए। ठीक। और ये कोई आपका दूसरा चार्ज है, यहाँ पे क्यू आवेश हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ठीक। तो इस ओरिजिन पॉइंट से इसकी जो दूरी है, मान लेते हैं ये वाली दूरी कितनी हो गई, वेक्टर r1। ठीक। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेक्टर r हो जाएगी। और इसको जब यहाँ से हम इसको मिला दें, ये हो जाएगा। ठीक। अब इसके कारण जो है, जब हम इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं कि इसकी दूरी क्या होगी, ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी, ये जेड एक्सेस है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, ये होता है। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखोगे तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी। तो ओ बी की वैल्यूज क्या है, वेक्टर आर वन माइनस ओ ए की वैल्यूज क्या होगी, वेक्टर आर होगी। ठीक, ये हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। तो इस पृष्ठीय क्षेत्र यानी बिंदु ए पर dq आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है। तो बिंदु ए पर आवेश dq पर q द्वारा लगाया गया बल, q द्वारा लगाया गया वैद्युत बल। ठीक, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं, ये हो गया। ठीक। तो वैद्युत बल की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो ये हो गया। अब आपको पता है तो क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, Q1। तो Q1 की प्लेस पे Q हो गया, है ना, या DQ से दिखा सकते हो, DQ इंटू Q, है ना। और ये हो जाएगा अपन इसकी दूरी हो गई, तो दूरी क्या हो जाएगी, AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। और इसके प्लेस पे हम जब इसकी वैल्यूज रख देंगे क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया आपका DQ इंटू Q अपन नीचे क्या हो गया, AB की वैल्यूज। तो AB की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, तो ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर कितना हो गया, r1 क्या माइनस r2, है ना। तो इसके प्लेस पे r हो गया का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब चूंकि आपको पता है रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है dq अपॉन dt, ये तो होगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से dq की वैल्यूज निकालेंगे तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू dv हो जाएगा। ठीक। तो हमें निकालना है संपूर्ण आयतन। ठीक है। तो संपूर्ण आयतन पर लगने वाला बल,
पर लगने वाला बल। ठीक, तो कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू, ठीक, लाइन ये आपका इंटीग्रेट और वैल्यू पे निकाल दो तो d से प्रेजेंट कर दो और ये क्या हो जाएगा df। ठीक, रख दो इसकी वैल्यूज, तो f वेक्टर f इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर और ये हो गया इंटीग्रेट v। ठीक, पूरे वैल्यू पे निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो dq के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा रो dv अपान नीचे क्या हो गया वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाता है इस पर लगने वाला बल। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका डेरिवेशन, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो अगला आ गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग अब इनको अच्छे से, ठीक, तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो क्या लिखा, वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो आप ध्यान से समझिए क्या होता है। ठीक, तो समझो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है जिसका चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक, अब ये कैपिटल क्यू है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे स्थिर है। ठीक, अब हमने क्या किया, कोई ये अन्य आवेश हो गया जिसका चार्ज हो गया कितना, स्मॉल क्यू। ठीक, अब इस स्मॉल क्यू को हम क्या करते हैं कि इस कैपिटल क्यू के निकट ले आते हैं या इसके पास में रखते हैं। अब इसके पास में रखते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, कूलाम का नियम है ना, किसने, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से। तो कूलाम ने क्या बताया भैया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य क्या है, वैद्युत बल कार्य करता है, यही तो बताया था। तो अब अगर कूलाम के नियम के अनुसार कि दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल कार्य करता है, तो आखिर ये बल आया कहाँ से। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये बल आया कहाँ से, भाई कौन सा कारण है जिसके द्वारा ये बल लग रहा है। तो अब आप जब स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के निकट रखते हो, तो कैपिटल क्यू के निकट रखते हो तो वैद्युत बल लगता है, तो वैद्युत बल रखता है, तो इसका कारण ये हो गया कि हमारा ये जो आवेश है कैपिटल क्यू है, ये अपने चारों ओर एक प्रकार का क्या उत्पन्न कर रखा है, एरिया, कोई क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यही होती है आपकी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए कि वैद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या होती है। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले समझ लो क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। क्या है, निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर भी खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस दे दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे मेन चीज़ आपको इसमें ये समझना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये देखिए, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एक धन आवेश चलता है। ठीक, अब ध्यान से समझो क्या है, अब ध्यान से समझिए कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसको हम क्या करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रेखाएं होती है इस द्वारा। ठीक, तो कोई भी एरिया होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कहीं पर जो है कोई आपका बिंदु आवेश है, जैसे मान लो ये कोई बिंदु आवेश है Q। ठीक, अब बिंदु आवेश Q है तो इसमें क्या है, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो गई, यानी इसके ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। तो वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं कि भाई रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक धन परीक्षण आवेश ले आते हैं। ठीक,
तो जब इसके निकट में कोई धन परीक्षण आवेश ले आते हैं, रखते हैं, तब इस बिंदु आवेश, इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, और ये वैद्युत बल जो होती है बल की दिशा में गति करने लगती है। ठीक, तो अगर आपका मतलब इस पे वैद्युत बल कार्य करेगा, तो वैद्युत बल कार्य करेगा तो जिसके कारण ये क्या होगी, बल की दिशा में गति करने लगेगा, और बल की दिशा में गति करती है तो इसके दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो ये कि अगर वैद्युत बल रेखा, यदि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं क्या है, एक समान है ना। पहले तो याद रखो कि जो वैद्युत बल है वो क्या है, एक समान हो जाए। ठीक, क्या हो जाए, एक समान हो, यानी हर जगह इसकी वैल्यूज़ क्या हो, समान है। ठीक, तो अगर समान है, जैसे ये मान लो है ना, ये आपकी है, अब इसमें हर प्लेस पे हमारी जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, एक समान रूप से है, तो इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगी, एक सरल रेखा में प्रवाहित होगी। ठीक, तो हमारा परीक्षण आवेश जो है एक सरल रेखा में क्या होगी, बहेगी। ठीक, लेकिन अगर आपकी वैद्युत बल जो है ये परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना, लगातार घट बढ़ रही है, तो जब ये घट बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि परीक्षण आवेश की गति की दिशा भी क्या होगी, बदलेगी। जैसे आपका जैसे जैसे वैद्युत बल रेखा बदलेगी तो ऐसे परीक्षण आवेश भी इस तरह से है ना बदलते हुए, जैसे जैसे वैद्युत जो है आपका वैद्युत बल परिवर्तित होगा, कहने का मतलब जैसे जैसे वैद्युत बल परिवर्तित होगा वैसे वैसे धन परीक्षण आवेश का जो पथ होगा वो भी क्या होगा, इसी तरह से परिवर्तित होने लगेगा। तो इस तरह से परिवर्तित होगा तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की वक्र बन गई। ठीक है ना, क्या बन गई, एक प्रकार की वक्र बन गई। तो जब परीक्षण आवेश की दिशा जो है गति की दिशा में परिवर्तित होती है तो इनका एक पथ जो होता है वो वक्री हो जाता है, तो इस वक्री पथ को ही हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर वो स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, यानी ऐसा जिसपे धनावेश क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। आ जाइए आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगला है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है, और इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती पूछी जाती हैं तो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रही है कि ये क्या होती है, धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मान लो कोई चार्ज है, ठीक, जिस पे धन आवेश है, और ये चार्ज है जिस पे ऋण आवेश हो गया। ठीक, अब इस पे हम चार्ज बना देते हैं। ठीक, ये हो गई चार्ज प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक, दो प्रकार की चार्ज है, तो इसमें क्या होती है, क्या लिखा, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ से जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं धन से स्टार्ट होंगी और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, एंड हो जाएंगी। ठीक, धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक, ये हो गई वैद्युत बल रेखाएं, इस तरह से इनको हम प्रदर्शित कर देते हैं। ये सभी हमारी क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक, तो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इनको इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। ठीक, इस तरह से ये है ना, ये तो ये क्या हो गई, प्रारंभ, तो ये एरो बाहर की ओर ऐसे है ना, ये हो गया, और ये एंड तो अंदर की तरफ ये बन जाती है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, कह रहा कि बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 को ध्यान से देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रही है भैया, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रही, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, ध्यान से समझिए, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है ये समझिए। ठीक, तो ये हो गया कलर है ना। अब ध्यान से देखो क्या कहा गया, किसी बिंदु पर, मान लो ये आपकी क्या हो गई, कोई वैद्युत बल रेखा है। ठीक, ये है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक, तो क्या कह रहा है,
बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब किसी भी बिंदु पे हम स्पर्श रेखा खींच, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ठीक। तो अगर इन बिंदुओं पे हम स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है ना, तो ये धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को, अब जैसे यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा ये खींच दिया, एक ये हो गई, है ना, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई, है ना, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे, ये देखिए, तो ये हो जाएगी आपकी टेंजेंट लाइन, ये ऐसे ये हो गई, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो ये धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा को, तो किसी भी बिंदु पे, जिस बिंदु पे हम जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को ही प्रेजेंट करती है, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जो उस बिंदु पर लगने वाली दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, ठीक। तो अब याद रख लो कि कभी भी एक बिंदु पे दो जो है दिशाएं नहीं हो सकती। ये देखो आपके सामने यहाँ पे दो डायरेक्शन नहीं, एक ही डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक। तो पहले इसको हम जो है घेरे में कर देते हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो अब समझिए, जैसे एक वैद्युत बल रेखा ये हो गई, ठीक, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये हो गई, ठीक। ये दो वैद्युत बल रेखाएं हैं। अगर हम ये मान के चलते कि काट देते हैं, है ना, तो इस कटान बिंदु पे, अब इस कटान बिंदु पे हम इनकी स्पर्श रेखाएं निकालें, ठीक। तो अगर इस कटान बिंदु पे हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो देखो कितनी स्पर्श रेखाएं बनती। तो एक तो अगर हम इस पॉइंट पे खींच रहे हैं तो ये बन जाएगी स्पर्श रेखा, ये देखिए ये ऐसे निकल रही है, ये हो गई, ठीक। इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और अगर हम इस वाले वैद्युत बल रेखा पे इसका डायरेक्शन खींचेंगे तो ये हो जाएगी, ठीक। यहाँ थोड़ा सा ये हो गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हमें दिख रही हैं, दो। तो किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, दो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन आ रहा जो कि असंभव होती, इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अगला है, क्या कह रहा है, वैद्युत बल रेखाएं खुली वक्र रेखाएं होती हैं, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, खुली वक्र रेखाएं होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्व नहीं होता, ठीक। जैसे अगर समझना चाहो, देखो ध्यान से आपको दिखाते हैं, ठीक। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ से चार्ज चली, ये हो गई, ठीक। तो बताओ ये एंड हो गई, ये आपका खुला हुआ है ना। तो ये खुली वक्र रेखाएं होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर अगला क्या कह रहा है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है, ठीक। तो ये इसकी इतनी प्रॉपर्टी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखो, इनमें से कोई एक भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी याद हो गई हैं, तो इनको याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और यदि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश के ऊपर कार्यरत वैद्युत बल F है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या हो जाएगा, F/Q0, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक। एक सदिश राशि जिसकी दिशा परीक्षण आवेश के धन आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा में होती है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई। अब अगर ऐसे समझना चाहो तो समझिए, डेफिनेशन तो हो गई। अब देखो कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक। कलर चेंज कर देते हैं, है ना, ये हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझ लो। जैसे आप जानते हो कोई बिंदु आवेश होता है, ठीक।
तो अगर हम किसी बिंदु आवेश से अलग अलग दूरियों पे एक धन परीक्षण आवेश को अलग अलग वैद्युत जो है फिर से समझो, जो आपकी ये मान लो कोई बिंदु आवेश है, ठीक, यहाँ समझिए ये हो गई बिंदु आवेश जिसे हम क्यू दिखाते हैं, ठीक। अब इस आवेश से अलग अलग दूरियों पे हम क्या करते हैं, परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल देखते हैं, ठीक। जैसे ये हो गया, यहाँ पे वैद्युत बल इस पॉइंट पे देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रख करके, है ना, फिर यहाँ पे रख करके देख लेते हैं, ठीक। तो मान लो इसकी दूरी क्या हो गई, R1 हो गई, इसकी दूरी क्या हो गई, R2 हो गई, इसकी दूरी क्या हो गई, R3 हो गई। तो इसी तरह हम अलग अलग दूरियों पे रख करके हम इसके वैद्युत बल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब वैद्युत बल के कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग वैद्युत बल कार्य करता है। तो अलग अलग वैद्युत बल कार्य करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु आवेश के निकट जो परीक्षण आवेश है उस पर ज़्यादा अधिक बल लगता है और जो दूर है उस पर कम बल लगता है। तो इसका मतलब यह है कि नज़दीक वाले पे ज़्यादा बल लगता है और दूर वाले पे कम बल लगता है। इसका मतलब दूरी बढ़ने पर वैद्युत बल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो अब इससे प्रश्न ये उठता है क्या कि कोई भी आपकी जो फिजिकल जो है क्वांटिटी होती है वो क्या बिंदु आवेश के परीक्षण आवेश पर या अन्य आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को निर्धारित करती है, ये आपका जो है। तो अगर ऐसा प्रश्न उठता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो भौतिक राशियों पे डिपेंड करती है, ठीक। और जब भौतिक राशियों पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र अन्य आवेशों पर जो वर्किंग फोर्स होती है आपकी वो जो है मतलब बल के लिए जो है डिपेंड करती है। तो यही होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश मतलब किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उस बल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। तो मात्रक बता ही दिया मैंने, न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब इसकी डायरेक्शन जो होती है वो आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा में होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक। अब अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ठीक। तो इसकी विमा कहाँ से निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है E क्या होता है, F/Q0, ठीक। तो यहाँ से निकालो, F क्या हो गई, बल, तो बल की विमा क्या होती है आपको पता है, mL/T-2, ठीक। और नीचे क्या हो गया, आवेश, तो इसकी विमा निकालेंगे तो AT, ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसकी डायमेंशंस क्या होगी, mL/T-3 और ये हो गया A-1, ठीक। तो इस तरह से इसकी विमा निकाल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। तो कल से हम आपको जो है ज़्यादातर डेरिवेशन के पार्ट्स होंगे, तो डेरिवेशन आप लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर इसमें कोई भी डाउट, किसी भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम या कोई सुझाव है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो उस सब चीज़ों को दूर किया जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।